जापान का सबसे बड़ा बैंक और इंडिया का लीडिंग एनबीएफसी के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट डील हो रही है। अगर ये डील पूरी होती है तो दोनों देशों के बीच एक दूसरे की सिनर्जीज कैसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। और दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज में कवर करेंगे कि अगर इंडिया भी खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बना लेता है तो वी विल बी द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव दिस। बट ये बनाएगा कौन? इसके लिए गवर्नमेंट किसे कॉन्ट्रैक्ट देगा, चलिए देखते हैं। हाय, मैं हूँ सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। द बिग टीम अप। जापान का बैंक मिल रहा है इंडिया के लेंडर से। ये डील दो बड़े प्लेयर्स के बीच हो रही है, जापान का सबसे बड़ा बैंक MUFG और इंडिया का लीडिंग एनबीएफसी श्रीराम फाइनेंस। MUFG जापान में स्लो ग्रोथ देख रहा है, इसलिए वो अपनी ग्रोथ के लिए इंडिया जैसे फास्ट ग्रोइंग मार्केट में स्ट्रॉन्ग एंट्री लेना चाहता है। श्रीराम फाइनेंस इंडिया का Tier 2 और Tier 3 सिटीज और रूरल एरियाज तक डीपली पेनिट्रेटेड है, इसीलिए MUFG का यहाँ पर स्केल, रीच और रिटेल लेंडिंग का रेडी प्लेटफॉर्म मिलता है। अब डील का स्ट्रक्चर समझते हैं। MUFG लगभग 23,200 करोड़ मतलब अप्रोक्सीमेटली $2.6 बिलियन इन्वेस्ट करके श्रीराम फाइनेंस में 20% स्टेक लेना चाहता है। ये पैसा प्राइमरी इशुएंस से आएगा, मतलब कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी और जो फंड्स आएंगे वो सीधा श्रीराम फाइनेंस के पास जाएंगे। प्राइमरी इशुएंस का एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डाइल्यूशन होता है। इससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का परसेंटेज होल्डिंग डाइल्यूट हो सकता है, लेकिन कंपनी के पास बड़ा ग्रोथ कैपिटल आ जाता है जो आगे वैल्यू क्रिएट कर सकता है। MUFG ने ये भी इंडिकेट किया है कि फ्यूचर में वो अपना होल्डिंग 20% से ऊपर बढ़ा सकता है। इंडिया के टेक ओवर रूल्स के हिसाब से जब अक्वायरर कुछ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड्स जैसे 25% क्रॉस करता है या कंट्रोल चेंज करता है तो ओपन ऑफर ट्रिगर हो सकता है, जहां बाकी शेयर होल्डर्स को भी एग्जिट का मौका दिया जाता है। लेकिन फिलहाल ये 20% प्राइमरी है, इसीलिए ओपन ऑफर की इमीडिएट जरूरत नहीं लगती, पर आगे स्टेक बढ़ाने पर रूल्स अप्लाई हो सकते हैं। एनीवेज, श्रीराम फाइनेंस इतना अट्रैक्टिव क्यों है? श्रीराम फाइनेंस का कोर DNA भारत के रियल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। कंपनी के करोड़ के कस्टमर रिलेशनशिप्स और 3200 प्लस ब्रांचेस का ज्यादा नेटवर्क तक छोटे सिटीज और रूरल पॉकेट्स में ज्यादा है। इनका फोकस कमर्शियल व्हीकल्स जैसे ट्रक्स, बसेस, पैसेंजर व्हीकल्स, MSMEs लोन और गोल्ड लोन्स पर होता है। यहाँ डिमांड अच्छा रहता है और फ्रेंचाइजी स्ट्रॉन्ग है। रीसेंट सालों में प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है और एसेट क्वालिटी, जो लोग कितना टाइम पर पैसा वापस कर रहे हैं, भी बेटर ट्रेंड दिखता है। इसीलिए लार्ज स्केल कैपिटल का प्रोडक्टिव यूज पॉसिबल है। बट द मेन क्वेश्चन हियर इज MUFG को इंडिया में क्या दिखता है? जापान में लो ग्रोथ, लो इंटरेस्ट और एजिंग डेमोग्राफिक्स की वजह से बैंक्स को हाई ग्रोथ मार्केट्स की तलाश रहती है। इंडिया का रिटेल क्रेडिट मार्केट बड़ा है, अंडर पेनिट्रेटेड है और फास्ट ग्रोइंग है, इसीलिए FUMG को श्रीराम के थ्रू एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिलता है जहां वो अपनी ग्लोबल बैंकिंग एक्सपर्टीज, रिस्क मैनेजमेंट और चीपर फंडिंग का ज्यादा दे सकता है। साथ ही जापानीज पेयर्स ने भी इंडिया में पार्टनरशिप्स की हैं, जो MUFG के लिए स्ट्रेटेजिक कैचअप और स्केल अप दोनों है। अब श्रीराम फाइनेंस का ऑफिशियल स्टांस क्या है? जब ये खबर आई तो श्रीराम फाइनेंस ने क्लैरिफाई किया कि उन्हें किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की स्टेक सेल करने की इंफॉर्मेशन नहीं है। इससे ये रीइंफोर्स होता है कि नई डील शेयर्स के थ्रू होने वाली है, ना कि किसी पुराने शेयर होल्डर्स के शेयर्स के थ्रू। अब की सिनर्जीज क्या बन सकती है? दीज टूज कंबाइन ग्लोबल बैंक पारेंटेज से फंडिंग पूल और प्राइसिंग बेहतर हो सकती है। MUFG के ग्लोबल फ्रेमवर्क से क्रेडिट अंडरराइटिंग और कलेक्शन और डिसिप्लिन हो सकता है। को-लेंडिंग, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, EV/CV इकोसिस्टम लेंडिंग और एनालिटिक्स ड्रिवन अंडरराइटिंग जैसी चीजें तेज हो सकती है। और बोर्ड और प्रोसेसेस और स्ट्रिंजेंट हो सकते हैं, जिससे मार्केट ट्रस्ट बढ़ता है। बट ऑब्वियसली देयर आर सम रिस्क्स, जैसे क्रेडिट रिस्क साइकिल है, जो CV और MSME लेंडिंग साइक्लिकल होता है, तो स्लो डाउन या एसेट क्वालिटी स्ट्रेस आ सकता है। रेगुलेटरी टाइटनेस हो सकता है ड्यू टू RBI नॉर्म्स एंड ओनरशिप कैप्स। There is an integration risk of the two countries as well. और प्राइमरी इशुएंस की प्राइसिंग फेयर होनी चाहिए। ओवर डाइल्यूशन से शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट इंपैक्ट हो सकता है। इन शॉर्ट, ये एक हाई सिग्नल, हाई कैपिटल पार्टनरशिप लगती है, जिसमें श्रीराम फाइनेंस को ग्रोथ फ्यूल मिलता है और MUFG को
इंडिया की रिटेल लेंडिंग में एक डीप फुटहोल्ड। शॉर्ट टर्म में डाइल्यूशन एक रियलिटी है, लेकिन अगर कैपिटल एफिशिएंटली डिप्लॉय होता है तो सिनर्जीज प्ले आउट करेंगे, तो मीडियम टर्म में वैल्यू क्रिएट होगी और प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग रहती है। और आज की दूसरी न्यूज, AMCA का फुल फॉर्म एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है और ये इंडिया का खुद का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है। 5th जनरेशन का मतलब होता है कि इसमें सबसे ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होंगी, जिसमें सबसे बड़ी चीज स्टेल्थ है, यानी दुश्मन के रेडार पर ये प्लेन बहुत मुश्किल से दिखेगा। ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री R&D मेगा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसका ओवरऑल खर्चा लगभग 2 लाख करोड़ तक जा सकता है। अगर इंडिया इसे सक्सेसफुली बना लेता है तो दुनिया में US, चाइना और रशिया के बाद हमारी 4th कंट्री होगी जिसके पास अपना होम ग्रोन 5th जेन फाइटर होगा। AMCA को ट्विन इंजन सिंगल सीट एयरक्राफ्ट के रूप में डिजाइन किया जा रहा है, जिससे बहुत हाई थ्रस्ट और पावर मिलेगी। इसमें स्टेल्थ कोटिंग्स, रेडार एवेडिंग शेप्स और इंटरनल वेपन्स बेस होंगी, जिससे मिसाइल्स प्लेन के अंदर ही कैरी किए जाएंगे और स्टेल्थ शेप मेंटेन रहेगी। ये प्लेन बहुत ज्यादा फ्यूल और वेपन्स ले जा सकेंगे और कॉम्बैट में पायलट को हेल्प करने के लिए AI बेस्ड सिस्टम्स यूज करेंगे, ताकि दूर तक टारगेट को डिटेक्ट और एंगेज किया जा सके। इसकी सर्विस सीलिंग भी काफी हाई प्लान रहेगी, लगभग 55,000 फीट तक उड़ान भरने की क्षमता होगी। बट इस बार सिर्फ एक सरकारी कंपनी पर डिपेंड ना रहकर गवर्नमेंट ने कंपेटिटिव मॉडल चूज किया है, ताकि काम तेजी से हो और क्वालिटी के साथ हो। तो बिडिंग में बड़े प्राइवेट प्लेयर्स जैसे L&T, अदानी डिफेंस एंड टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ सरकारी HAL भी शामिल है। एक हाई लेवल कमेटी के सब बिड्स को टेक्निकल कैपेबिलिटी के बेस पर इवैल्यूएट कर रही है और 2 कंपनीज को DRDO के साथ मिलकर AMCA के प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए भी चूज किया जाएगा। प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए गवर्नमेंट ने लगभग 15,000 करोड़ एलोकेट किए हैं, जिससे पहले 4-5 टेस्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। टाइमलाइन की अगर बात करें तो डिजाइन और डेवलपमेंट फेज लगभग 8 साल के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। प्लान ये है कि 2035 तक फाइनल एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो जाए। इंडियन एयरफोर्स की पहली बड़ी ऑर्डर एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 120 जेट्स की हो सकती है और मिड 2030 तक AMCA को IF का कोर कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाने का इरादा है। इन शॉर्ट, AMCA इंडिया का एरोस्पेस और डिफेंस इकोसिस्टम्स के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट बन सकता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेटेजिक डिटरेंस सभी के फ्रंट्स पर। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जहां पे PNB रिपोर्ट्स 11% ग्रोथ इन ग्लोबल बिजनेस टू 27.88 लाख करोड़ रुपीस। Punjab National Bank reported provisional business figures showing global business of 27 lakh crores, up to 10.6% year on year from 25 lakh crores and 2.5% quarter on quarter. Domestic business reached 26 lakh crores, rising 10.4% year on year and 2.5% quarter on quarter. Please stay in touch with the news flash, क्योंकि अब से जब सेकेंड क्वार्टर एंड हुआ है तो उसके रिलेटेड न्यूज आ सकती है। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप। पर लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर टुडे। तो जैसे हम देख सकते हैं आज भी निफ्टी ने काफी अच्छा रैली किया है। लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स। जैसे हम देख सकते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अप बाय 3.22%, टाटा स्टील इज अप बाय 3.4%, एक्सिस बैंक इज अप बाय 1.85%, कोटक बैंक इज अप बाय 1.8%, L&T is up by 1.7% and Bharti Airtel is up by 1.56%. So these have been the top gainers for today. टॉप लूजर्स की बात करें तो आज मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट इज डाउन बाय 3.95%, आयशा मोटर्स इज डाउन बाय 1.15% टुडे, अल्ट्राटेक सीमेंट इज डाउन बाय 0.63%, कोल इंडिया इज डाउन बाय 1.33% एंड मारुति इज डाउन बाय 1%. अगर FIDI डेटा की बात करते हैं तो एज ऑफ 1 अक्टूबर 2025 FI ने सेलिंग की थी ऑफ 1605 करोड़, whereas DI ने बाइंग की थी ऑफ 2916 करोड़. अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, कोटक बैंक, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, NTPC और नेस्ले, विच रेंज फ्रॉम 77% to 74%. अब चलते हैं धन चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 को. तो जैसे हम देख सकते हैं कि एक अच्छा रेड कैंडल बना है. सो गुड रैली टुडे. ग्लोबल क्यूज भी काफी पॉजिटिव थे. Nifty 50 opened around 24,759, made a high of 24,904, made a low of 24,747 and closed around 24,894.
वो उसके 50 EMA के काफी करीब है, बट वो 3 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है 50 EMA के, और 20 EMA के भी नीचे ही बंद हुआ है। उसका RSI भी बढ़ के हो चुका है 49। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स आज 223 पॉइंट्स से ऊपर था। सेंसेक्स में भी अच्छी रैली देखने मिली। सेंसेक्स ओपन अराउंड 80,684, मेड हाई ऑफ 81,251, made a low of 8649 and closed around 81,207। वो भी उसके 50 EMA और 20 EMA के नीचे है, और उसका RSI है 48। अगर इंडाइसिस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की, तो आज सारे ही इंडाइसिस टॉप गेनर्स हैं, दो को छोड़ के। जो वो दो हैं वो है निफ्टी ऑटो विच इज डाउन बाय 0.06% एंड निफ्टी रियल्टीज डाउन बाय 0.12%। जो टॉप गेनर्स हैं वो है निफ्टी PSU बैंक विच इज अप बाय 1.12%, निफ्टी CPSE इज अप बाय 1%, मिड कैप is up by 0.75%, Nifty private banks is up by 0.65%, and Nifty commodities up by 0.6%. So it was a good day today, good close to the week. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है? Will this project be a game changer for India? Tell us in the comments below. Till then, like, share, and subscribe, and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.